चलिए जी, गुड इवनिंग। करें क्लास स्टार्ट करें? सेटल्ड हो? नींद तो नहीं आ रही आज तक? ठीक। स्टार्टिंग विथ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ सोल प्रोप्राइटर। बच्चे कैन यू टेल मी व्हाट इज दिस सोल प्रोप्राइटर? ऐसा क्यों लिखा है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ सोल प्रोप्राइटर वर्ड का क्या मतलब होता है? सिंगल ओनर। बीएसटी में पढ़ा होगा, चैप्टर नंबर 2 आई थिंक, है ना? बीएसटी का चैप्टर नंबर 2 है ना, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। हाँ बोलो ना, बीएसटी पढ़ रहे हो ना? हाँ। सो देखिए, इस चैप्टर में आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने सीखेंगे। किसके? उस बिजनेस के जिसमें सिंगल ओनर होता है, as in only one owner. If I talk about my business, it is a single owner business. I am the whole sole owner of this business. Okay. अब आ जाओ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट वर्ड का क्या मतलब बताओगे? फाइनेंशियल स्टेटमेंट चैप्टर नंबर 1 में पढ़ाया था मैंने, थ्योरी में। नहीं, वो तो ठीक है, ट्रेडिंग पीएनएल बैलेंस शीट तो जो बनाने हैं उसका नाम है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं और हम क्यों बनाते हैं? पोजीशन के बारे में। ओके, जस्ट आई वांट आंसर्स फ्रॉम यू गाइस। आप कह रहे हो कि हमें फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में पता चलेगा अगर हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एनीथिंग एल्स? प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में पता चलेगा, ठीक है। मिस भारद्वाज, आप क्या कह रहे थे? तो दैट इज सेम ना। पोजीशन का मतलब ही एसेट और लायबिलिटी होता है। अवनी, आप कुछ बताना चाहेंगे? ये ट्रायल बैलेंस से प्रिपेयर होता है। ओके, परफेक्ट आंसर। ट्रायल बैलेंस के बेसिस पे प्रिपेयर होता है। ओके, एनीथिंग एल्स? और कुछ बताना चाहोगे? फाइनेंशियल स्टेट। ओके, सो यू आर सेइंग कि हमने जो पूरे साल, पूरा ईयर अकाउंटिंग की है, उसकी एक समरी बन जाती है इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट से। ठीक है, वेरी गुड आंसर। और परफॉर्मेंस, दिस वाज द आंसर आई वाज वेटिंग फॉर। जब आपने ये बोला, आपको साथ में ही बोलना चाहिए था। परफॉर्मेंस पता चल जाती है। ओके, और ऑडिट। ओके, यानी आप जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं उसकी चेकिंग की जाती है, जिसे ऑडिट कहा जाता है। ठीक है, और कुछ पता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को लेके? मिस शर्मा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो करने के लिए बनाते हैं। ओके, और आप कुछ बताना चाहेंगे? नहीं, कुछ नहीं बताना। ठीक है, चलिए, गुड आंसर। सो देखिए, इसमें से जो 3 परफेक्ट आंसर मुझे चाहिए थे, एक ये, दूसरा ये, और तीसरा ये, करेक्ट। लेट्स सी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते क्या बच्चे? आप पूरे साल अकाउंटिंग करते हो, अकाउंटिंग का प्रोसेस बता पाओगे? आइडेंटिफाइंग। ओके, anyone who can tell me the exact order of accounting process? Yes, identifying, measuring, recording. हाँ 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 हाँ, भरोसा रखना खुद पे। मैम मना कर रही है तो क्या पलट दो आंसर। ओके, समराइजिंग, इंटरप्रेटिंग, एंड एट लास्ट कम्युनिकेटिंग। मिस गर्ग, ओके, who gave this last answer? सौम्या। ओके, सो देखिए, आइडेंटिफाइंग, जिसमें आप ये आइडेंटिफाई करते हैं कि ये जो एक्टिविटी हुई, ये ट्रांजैक्शन है या इवेंट है। जब वो आइडेंटिफाई हो जाता है तो कितने रुपए का ट्रांजैक्शन है ये आइडेंटिफाई करते हैं, करेक्ट। फिर हम इसे रिकॉर्ड करते हैं। रूपल, रिकॉर्डिंग कौन सी? अकाउंट, जर्नल, और ऑप्शन में सब्सिडरी बुक्स। भूल कैसे जाती है? यानी या तो आप अपनी रिकॉर्डिंग जर्नल में करेंगे, यानी सारे ट्रांजैक्शन एक ही किताब में, या फिर आप उसके छोटे छोटे हिस्से कर देंगे, जिसे क्या कहेंगे? सब्सिडरी। रिकॉर्डिंग स्टेज। क्लासिफाइंग, यानी हमारा लेजर। से यस, नाउ वी आर ऑन दिस। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स व्हिच इज अ समरी स्टेज ऑफ अकाउंटिंग। देखिए, आप पूरे साल अकाउंटिंग करते हैं, एक एक पाई का ट्रांजैक्शन, एक एक रुपए का ट्रांजैक्शन आप एंटर करते हैं, है ना। से फॉर एग्जांपल, अवनी का बिजनेस है, इसने पूरे एक साल में 10,000 ट्रांजैक्शंस एंटर किए। इसने अपनी जर्नल में वो 10,000 ट्रांजैक्शंस लिखे होंगे डेट वाइज। से यस, परचेज टू पार्टी, पार्टी टू सेल्स, रेंट पे किया होगा, सैलरी पे किया होगा, व्हाटएवर द एन नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन शी हैज रिकॉर्डेड इन जर्नल।
क्या आप अपनी जर्नल को देख के ये बता सकते हो कि मैंने इतना प्रॉफिट कमाया साल में? नहीं बता सकते, डायरेक्टली नहीं बता सकते। क्या लेजर को देख के बता सकते हो कि इतना प्रॉफिट कमाया? नहीं, उसको भी नहीं कर सकते। सो कहने का मतलब, आप जो पूरे साल अकाउंटिंग करते हैं, ना ही आप उससे ये बता सकते हैं कि मैंने क्या प्रॉफिट कमाया, क्या लॉस, कैसी मेरी परफॉर्मेंस रही, कैसा मेरा बिजनेस रहा, पूरे साल जो हमने मेहनत की उसका एंड रिजल्ट क्या रहा। यू कैन नॉट टेल एनीथिंग ऑन द बेसिस ऑफ दिस रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफाइंग। तो क्या ये करना बेकार हो गया? मैम सीखना ही नहीं था फिर, जब ये कुछ बता ही नहीं सकता तो किया क्यों आपने? बेकार नहीं हुआ। अगर ये नहीं करते तो समरी बनती ही नहीं, है ना। किसी मंजिल पे पहुंचने के लिए आपको घर से चलना पड़ता है, ऐसा तो होता नहीं यहाँ से और कूदे और वहां पहुंच गए, ऐसा होता है क्या? यू हैव टू स्टार्ट ट्रैवलिंग, देन यू विल रीच देयर। सो समरी बनाने के लिए आपको रिकॉर्डिंग और क्लासिफाइंग करना मैंडेटरी था, अदरवाइज ये पॉसिबल ही नहीं था। से यस, समरी में हम करेंगे क्या? बेसिकली समरी हमें दो चीजें बताएगी, जो सौम्या ने बिल्कुल परफेक्ट आंसर दिया। एक हमें वो अपनी परफॉर्मेंस बताएगी कि हमने पूरे साल जो बिजनेस किया उसका एंड रिजल्ट क्या रहा, हमने कैसा परफॉर्म किया पूरे साल, है ना। समझ में आ रहा है आपको? जैसे आप लोगों का रिजल्ट आता है ना, फाइनल एग्जाम्स के रिजल्ट आते हैं, उसमें एज इन आपके पिछले मार्क्स भी जुड़ते हैं, इंटरनल्स, है ना। सो फाइनली आपका जो रिजल्ट आता है उससे आप पता चलता है कि बच्चे ने पूरे ईयर कैसा परफॉर्म किया। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का भी वही हाल है। आप पूरे साल जैसे छोटे छोटे पेपर देते रहते हो और फिर फाइनल एग्जाम होता है ना। अभी ये कौन एमटी की बात कर रहा था ना, ऑनलाइन बच्चों में से छोटे छोटे पेपर देते हो जिसका इंटरनल जुड़ के फाइनल रिजल्ट आता है। यहाँ पे भी हम पूरे साल थोड़ी 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 अकाउंटिंग करते हैं, फिर लास्ट में उसे क्या करते हैं, समराइज। एक चीज ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपको परफॉर्मेंस बताएगा, और दूसरी चीज पोजीशन क्या बताएगा। यानी एक आपको पता चलेगा फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और दूसरा पता चलेगा फाइनेंशियल पोजीशन। क्या कोई इलैबोरेट करना चाहेगा कि परफॉर्मेंस में हमें क्या पता चलेगा और पोजीशन में हमें क्या पता चलेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने से? ओके, सो परफॉर्मेंस का मतलब है कि आपने ड्यूरिंग द ईयर क्या प्रॉफिट किया या तो क्या लॉस किया, व्हाटएवर द सिचुएशन। पोजीशन में क्या पता चलेगा, एसेट्स एंड, कि एक साल बिजनेस करने के बाद जब साल खत्म हुआ उस दिन साल के एंड पे what amount of assets I am owning or what assets or what liabilities we are owing to someone. सिंपल है, एसेट्स को हम ओन करते हैं, लाइबिलिटीज को ओ करते हैं। ये वर्ड नया तो नहीं है ना आप लोगों के लिए, 100 टाइम्स मैंने क्लास में बोला हुआ। ओके, सो ये जो परफॉर्मेंस है और पोजीशन है ये कैसे पता चलती है? हम कुल मिला के तीन चीजें बनाते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ सोल प्रोपराइटर। मैंने ऐसा क्यों स्पेसिफाई किया कि तीन चीजें बनाते हैं सोल प्रोपराइटर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में? क्योंकि अगर हम किसी और बिजनेस की बात करें, जैसे कि पार्टनरशिप बिजनेस होता है ना, पार्टनरशिप बिजनेस क्या होता है? दो या दो से ज्यादा लोग मिलके, मान लो आप 4 लोग मिलके अगर बिजनेस शुरू करते हैं, सो क्या इसे सोल प्रोपराइटर कहोगे, पार्टनरशिप कहोगे? तो पार्टनरशिप के जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनते हैं वो ऐसे नहीं बनते जिसे हम अभी सीख रहे हैं, उसमें 3 से ज्यादा चीजें बनती है। करेक्ट, बेसिकली उसमें 4 चीजें बनती हैं, एक एडिशनल बनता है एज कंपेयर टू सोल प्रोपराइटर। करेक्ट, तो इसलिए मैंने बोला कि जब आप सोल प्रोपराइटर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे तो कितनी चीजें बनाएंगे? हाँ, क्या प्रॉब्लम है? वो थोड़ा ब्लिंक करता है, कोई दिक्कत नहीं है, नो प्रॉब्लम। पहली चीज जो आप बनाएंगे वो होगी ट्रेडिंग अकाउंट से, यस। दूसरी चीज जो आप बनाएंगे उसे हम नाम देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बच्चे आप चाहे तो ये छोटी छोटी चीजें कीप राइटिंग अलोंग विद मी, सी व्हेनेवर यू राइट थिंग्स, मुझे ये छोटे की बात बहुत अच्छी लगती है, ये सब लिखते रहती है। हमारे, हाँ आपकी बात कर रहे हो, हमारे ना एक इंग्लिश के सर थे, ही यूज्ड टू से कि आपके ना इस हाथ के पास भी मेमोरी होती है। हमारी गलत फहमी है कि सारी मेमोरी इधर है, नो, दिस इज ऑल्सो हैविंग मेमोरी। व्हेन यू राइट थिंग्स आपको याद आता है कि यार मैंने ऐसा वहां पे लिखा था। समझ में आ रहा है? सो कीप टेकिंग रफ नोट्स, दो यू विल बी गिवन नोट्स, ऐसा कुछ नहीं है कि ये नहीं मिलेंगे, आपको प्रिंटेड नोट्स दे दिए जाएंगे, बट स्टिल आई वुड सजेस्ट टू राइट। ओके, ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट, एंड एट द एंड व्हाट यू विल प्रिपेयर, बैलेंस शीट। क्या बनाएंगे?
सॉरी पार्डन, तो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है। तो बच्चे ये सोल प्रोप्राइटर का होता है, जब आप पार्टनरशिप का बनाते हो तो इससे ज्यादा बनाना, वो कंपनी का तो अलग फॉर्मेट होता है। समझ में आ रहा है? हर फॉर्म ऑफ बिजनेस अलग अकाउंटिंग करता है। जैसे एनपीओज होते हैं, एनपीओज के बारे में जानते हो आप? नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, वो भी कुछ ना कुछ एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, चैरिटी से, है ना? तो उनके जब स्टेटमेंट बनते हैं वो प्रॉफिट एंड लॉस वर्ड यूज नहीं करते, बनाते ऐसे ही है, पर इसका नाम बदल देते हैं इनकम एंड एक्सपेंस अकाउंट। क्यों ऐसा? क्यों? क्योंकि आप नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे बना सकते हो? इसलिए वो कहते हैं इनकम एंड एक्सपेंस। तो मेरा कहने का ये मतलब है कि आप किस टाइप की ऑर्गेनाइजेशन हो उस पर डिपेंड करेगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे बने। फिलहाल हम किसकी बात कर रहे हैं? आप अपने चैप्टर का नाम खोल के देखें देवांश में, क्या नाम लिखा है? अपनी रीड करो। सोल प्रोप्राइटरशिप लिखा है ना क्लियरली, जहां पे सिंगल ओनर बिजनेस होता है उसकी अकाउंटिंग करना आप सीख रहे हैं। अगर मैं पार्टनरशिप की बात करूं तो यहाँ पे बीच में एक और अकाउंट ऐड हो जाता है जिसे कहा जाता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। नहीं, वो रिजर्व्स का नहीं होता। जैसे मान लो ये 4 लोग बिजनेस कर रहे हैं तो ये पार्टनरशिप हो गया, है ना? अब यहाँ पे तो एक अकेला मालिक है, जो भी प्रॉफिट है इस बंदे का है, लेकिन इस बिजनेस के 4 मालिक है, तो जो भी प्रॉफिट आएगा इन चारों में बटेगा, उसका बांटने का एक अलग अकाउंट बनता है। समझ में आ रहा है आपको? हाँ, तो इसलिए हम यहाँ बार बार स्पेसिफाई कर रहे हैं कि भैया हम सोल प्रोप्राइटरशिप का अकाउंट्स बना रहे हैं। करेक्ट? क्या क्या चीजें बनेंगी? ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल अकाउंट एंड, बच्चों मैंने बैलेंस शीट के पीछे अकाउंट वर्ड क्यों नहीं लगाया? क्या होता है? क्योंकि ये जो होता है आगे, ये अकाउंट ही नहीं होता, ये एक स्टेटमेंट होता है ना? बैलेंस शीट इज अ स्टेटमेंट नॉट एन अकाउंट। देखिए अकाउंट जब भी हम बोलते हैं, अकाउंट वर्ड जब हम सुनते हैं हमारे दिमाग में ऐसी कोई पिक्चर आती है जिसका ये लेफ्ट साइड डेबिट होता है और राइट साइड क्या होता है, ऐसा पता है ना बच्चों? आई अज्यूम सबको लेजर पोस्टिंग आती है। हाँ, सो व्हेनेवर आई से द वर्ड अकाउंट it immediately signifies that there are two sides, left debit right credit। तो ये दोनों जो है ये अकाउंट है और ये क्या है? स्टेटमेंट। इसका कोई डेबिट क्रेडिट नहीं है। नो, इट इज नॉट अ वर्किंग पेपर। योर ट्रायल बैलेंस इज अ वर्किंग पेपर। बैलेंस शीट इज एब्सोल्यूट अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बैलेंस शीट में देखिए डेबिट क्रेडिट साइड्स नहीं होते, एसेट लायबिलिटी साइड होते हैं। Like when you are preparing, your right hand side will be asset and your left hand side will be। कितनी बात क्लियर हो रही है बच्चों? कोई शक, कोई शंका, कोई दिक्कत, समस्या तो बताओ। गोयल जी नींद आ रही है? गुड। तुझे कैसे पता? तूने कब पढ़ा पीएनएल एप्रो? अच्छा ठीक है, गुड, सही आंसर है आप। ओके, विल कम टू दैट। आपको इतनी बात समझ में आई? ट्रेडिंग, पीएनएल एंड बैलेंस शीट। बच्चों अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं, ट्रेडिंग और पीएनएल मिलके बनता है परफॉर्मेंस। ये दोनों मिलके क्या मेजर कर देंगे? आपका परफॉर्मेंस मेजर कर देंगे। अभी मैंने बोला ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स 2 चीजों को मेजर करता है, एक परफॉर्मेंस और दूसरा पोजीशन। सो ट्रेडिंग और पीएनएल दोनों मिलके आपको क्या कैलकुलेट करके देंगे? परफॉर्मेंस। और ये बैलेंस शीट आपको क्या बताएगी? पोजीशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज एट द ईयर एंड। जब मेरा साल खत्म हुआ मेरे पास कितने रुपए के एसेट है, कितने रुपए की लायबिलिटी। सिंपल है, कोई दिक्कत है? अब थोड़ा सा फॉर्मेट पे आते हैं। सॉरी, बहुत अभी डिटेल में नहीं बना रही, मैं छोटा सा बना के कुछ समझाना चाह रही हूँ आपको। डिटेल में हम पढ़ेंगे। ये हमारा ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एंड दिस इज बैलेंस शीट, 3 financial statements. Now understand,
मैंने आपको बोला ये दोनों मिलके क्या बन जाते हैं, परफॉर्मेंस मेजर करते हैं ये दोनों मिलके। सो अगर मैं ट्रेड वर्ड क्या होता है बच्चों, इफ आई टॉक अबाउट ट्रेडिंग अकाउंट, द फर्स्ट वर्ड कमिंग टू माय माइंड इज ट्रेड। व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड ट्रेड? बीएसटी में पढ़ा है, बीएसटी पढ़ानी पड़ेगी मुझे। एक्सचेंज, whenever you exchange something it is trade, है ना। अगर मान लो हम गोयल जी का एग्जांपल लेते हैं, अगर इनका क्या बिजनेस लेंगे, गोयल जी बनिए कपड़े का काम ज्यादा, कपड़े टेक्सटाइल का बिजनेस है, ठीक है। सो अब इनका टेक्सटाइल बिजनेस है, मेजरली इनके ट्रेड से रिलेटेड जो चीजें हैं वो सारी कहाँ आ जाएंगी, ट्रेडिंग अकाउंट। जैसे कि सबसे इंपॉर्टेंट परचेज और सेल, सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है ट्रेड के, अगर इसकी कपड़े की दुकान है तो इसका सबसे मेन काम क्या है, कपड़ा खरीदना और कपड़ा बेचना, लॉजिक है, वही ट्रेड है, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सो यहाँ पे ये परचेज कर रहा है फिर उसे बेच दे रहा है, हाँ बोल, हाँ बोलो ना, हाँ। अब मान लो एक एग्जाम्पल लेते हैं, इसने 1000 जीन्स खरीदी 500 रुपए में। बेटा जी कितने रुपए में बेचना चाहोगे, 500 रुपए में खरीदी हुई जीन्स? 1500 में बेचेगा, लूट मचा रखी है तूने। ठीक है, सो आई अज्यूम के इसने 1000 में से कितनी जीन्स बेच दी, 700 बेच दी, कितने रुपए में, 900 रुपए में बेच भाई, थोड़ा दया कर लोगों पे। सो बच्चों ध्यान से सुनो, ये इसने खरीदा ये बेच दिया, ये मेजरली ट्रेड का सामान हो गया, सही है। अब इसके पास 300 यूनिट जीन्स बच गई जब ईयर एंड हुआ, हाँ बोलो ना, हाँ। सो हम उसे यहां लिखेंगे, सवाल उठता है क्यों लिखेंगे, मैच नहीं हो रहा, मैचिंग कॉन्सेप्ट चैप्टर नंबर 3, अब नहीं याद है चैप्टर नंबर 3 मैचिंग कॉन्सेप्ट पढ़ा था। अब देखो यहाँ पे आप, ये हमारा एक्सपेंस होता है, डेबिट में हमारे एक्सपेंसेस होते हैं, ऐसा पढ़ा है ना, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो हमारे ये जो डेबिट साइड होंगे यहाँ पे खर्चे होंगे, क्रेडिट साइड में इनकम्स होगी, करेक्ट। सो इफ आई एम नॉट राइटिंग दिस क्लोजिंग स्टॉक हियर, क्या गलती हो रही है बच्चों, अगर मैं ये क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे ना लिखूं, करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट, हम 700 यूनिट की इनकम को कंपेयर कर रहे हैं 1000 यूनिट के एक्सपेंसेस से, जो कि बेवकूफी है। इस सिचुएशन में आपका ये ट्रेडिंग अकाउंट लॉस दिखाएगा, है ना। 700 बेची है, खरीदी 1000 है और आप निकालने चले हो प्रॉफिट, रॉन्ग आंसर। तो आपको करना क्या पड़ेगा कि आपके पास जो क्लोजिंग स्टॉक बचा हुआ है वो यहाँ पे लिखना होगा, हाँ बोलो ना, दिक्कत है। अब सवाल उठता है कि मैम इसका क्या रेट लगाएं, इस क्लोजिंग स्टॉक जो 300 जीन्स गोयल जी के पास बच गई उसका अमाउंट क्या होना चाहिए। सो इसका रूल है लोअर ऑफ कॉस्ट और रियलाइजेबल वैल्यू, कहाँ पढ़ा ऐसा, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट, कंजर्वेटिज्म में बताया था कि क्लोजिंग स्टॉक को हम वैल्यू करते हैं लोअर ऑफ कॉस्ट और मार्केट प्राइस। क्या प्रॉब्लम है, तो कम आ रहा है ना बेटा जी, गलत आ रहा है ना। मैं ये थोड़ी कह रही हूँ कि आप लॉस में कन्वर्ट हो जाओगे अगर क्लोजिंग स्टॉक नहीं लिखोगे, आई एम नॉट, वो 1500 रुपए में जीन्स बेचने को कह रहा था, फिर तो बहुत ज्यादा प्रॉफिट आने वाला था, समझ में आ रहा है। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप क्लोजिंग स्टॉक नहीं लिखोगे तो यू विल रन इनटू लॉसेस, बट करेक्ट प्रॉफिट नहीं आएगा, दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, करेक्ट, इट माइट रन इनटू लॉसेस, मैंने ये शब्द यूज किया है ना। मेरा कहने का ये मतलब है कि क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे लिखना पड़ेगा और इस क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कितनी होगी, 500 रुपए। क्यों, कंजर्वेटिज्म ऐसा करने को कहता है कि आप उम्मीद में प्रॉफिट्स बुक्स में कभी नहीं लिख सकते। तो मेरा ये कहना है कि अगर इसके करंट ईयर के एंड में कुछ स्टॉक बच गया तो क्या इसको फेंक देगा ये 300 जीन्स को, अगली साल बेचेगा, है ना। यानी एक साल का जो क्लोजिंग स्टॉक होता है वो अगली साल का क्या बन जाता है, हाँ। अब जैसे मेरा ये करंट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक है, वैसा पिछली साल भी तो कुछ होगा ना क्लोजिंग स्टॉक से, यस, तो वो यहाँ पे आएगा ओपनिंग स्टॉक।
यानी पिछले साल का जो क्लोजिंग स्टॉक होगा उससे हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाने की शुरुआत करेंगे। सही है, बोलो। लेकिन अगर गोयल जी का नया बिजनेस होता तो यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक नहीं होता। अगर कोई बंदा आज ही बिजनेस शुरू किया है, मतलब इस साल बिजनेस शुरू किया है, तो क्या उसके पास ओपनिंग स्टॉक होता? नहीं। यानी ओपनिंग स्टॉक शुरू होता है नेक्स्ट ईयर से। सेकेंड ईयर जब बिजनेस का होगा तब आपके पास ओपनिंग स्टॉक होगा, अदरवाइज नहीं होगा। मैं यहाँ अज्यूम करके चलती हूँ कि इसका पिछले साल का कुछ स्टॉक था, इसके पास 100 जीन्स बची हुई थी पिछले साल की 500 रुपए के हिसाब से, तो 50,000 का ओपनिंग स्टॉक था। से यस, इसने और कितना खरीद लिया? 5 लाख। 100 जीन्स पुरानी थी, 1000 और खरीद ली, टोटल हो गई 1100। 1100 में से 700 बेच दी, तो कितनी बच गई? 400। से यस, हाँ बोलो ना। अब इस ट्रेडिंग अकाउंट में बच्चों सिर्फ 5 ही चीजें आती हैं। 5 कौन सी? देखो, एक तो ये रही सेल, दूसरा परचेज, तीसरा ओपनिंग स्टॉक, देन फोर्थ, now moving to direct expense. What do you mean by the word direct expense? Okay, so direct expense can be defined as the expenses which are directly related to purchases or to production. कोई एग्जाम्पल? वेजेस। अगर आप अपने फैक्ट्री लेबर को वेजेस नहीं दोगे तो क्या प्रोडक्शन होगा? डायरेक्टली रिलेटेड। फैक्ट्री का रेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स ऑफ फैक्ट्री, ओके, रॉ मटेरियल, वेरी गुड। व्हाट एल्स? कैरेज इनवर्ड्स, ओके, व्हाट एल्स? फ्रेट इनवर्ड्स, एक ही बात है, ठीक है। तो देखिए, आपने ये जो एग्जांपल्स दिए बिल्कुल ठीक है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस वो है, हिंदी में समझो, जिसके बिना ना तो परचेज पॉसिबल थी और ना ही प्रोडक्शन। अगर वो खर्चे आप डायरेक्टली लिंक कर सकते हो अपने परचेज से या तो प्रोडक्शन से। कोई वेटिंग रूम में है क्या? तो हम क्या बोलेंगे? दैट एक्सपेंसेस आर डायरेक्ट एक्सपेंस। ठीक है जी। ट्रेडिंग, अभी उसके एग्जांपल्स विल सी लेटर ऑन। कुछ लिखना चाहो तो लिख सकते हो। वेजेस हो गए, फैक्ट्री का रेंट हो गया, पावर ऑयल हो गया, ऑयलिंग ग्रीसिंग ऑफ मशीन्स, ठीक है, देन कैरेज इनवर्ड हो गया। ये कुछ एग्जांपल्स है। तो ये हमारा हो गया बच्चों ट्रेडिंग अकाउंट से। यस, कोई शक? कोई? हाँ बोल बाबू। ओके, देखो दो चीजें हैं। मैंने बोला वो खर्चे जो या तो डायरेक्टली आप परचेज से जोड़ सकते हो या तो डायरेक्टली प्रोडक्शन से जोड़ सकते हो। अब ऐसा मान के चलो आपके पास फैक्ट्री भी है और ऑफिस भी है। एक जगह आप बनाते हो, दूसरी जगह उसको बेचते हो। होता है ना ऐसा? मेरे पापा के पास जैसे दो है, एक जगह वो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, दूसरी जगह सेल करते हैं। सो जो फैक्ट्री के कॉस्ट है, जैसे तूने फैक्ट्री का रेंट पे किया तो डायरेक्ट है, ऑफिस का रेंट पे किया तो इनडायरेक्ट है, क्योंकि वहां पे बच्चे आप सामान बेच रहे हो। गेटिंग माय पॉइंट? अब दूसरा एग्जांपल लो, आपका बिजली का बिल, जो फैक्ट्री का बिजली का बिल आता है वो डायरेक्ट है, और जो ऑफिस का बिजली का बिल आता है वो इनडायरेक्ट है, क्योंकि वो डायरेक्टली प्रोडक्शन या परचेज से जुड़ा। सोचो आपकी ऑफिस की बिजली का परचेज से क्या लेना देना? नथिंग, करेक्ट? सो ऐसे चलता है। इतनी बात समझ में आ गई बच्चों? यानी हमारे ट्रेडिंग अकाउंट में कुल मिला के कितनी चीजें होती है? ओनली 5। आई रिपीट, इट स्टार्ट्स विथ ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, सेल्स, हाँ वो उस पे आते हैं अभी। छठा आइटम नहीं है इसमें, 5 ही है। अब इसमें एक चीज होती है, इस परचेज में से रिटर्न्स माइनस हो जाते हैं। यानी हमने अगर खरीदा और कुछ रिटर्न कर दिया, गलत आ गया मान लो, तो रिटर्न्स माइनस हो जाते हैं और नेट परचेजेस बाहर आती है। और अगर हमने सामान बेचा और सेल्स रिटर्न हो गया, यानी बंदा सामान हमें वापस दे गया, तो आउटर कॉलम में क्या आता है? नेट। बट अल्टीमेटली परचेज और सेल ही आती है, नेट आती है। नेट का क्या मतलब है? नेट ऑफ रिटर्न्स, के रिटर्न माइनस कर दो। इतनी बात समझ में आ गई? ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में क्या आता है और डेबिट में क्या आता है। अब हम इसी एग्जांपल से इसका प्रॉफिट निकालते हैं गोयल जी के बिजनेस का। 700 जीन्स बेची 900 रुपए में, 6,30,000 रुपए की तो सेल हो गई, 400 बच गई,
2 लाख रुपए का इसका क्लोजिंग स्टॉक है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस मैं ऐसे ही रैंडमली 10,000 रुपए लिख देती हूँ, अज्यूमिंग इन सबका टोटल। ये टोटल हो गया 8,30,000 से। यस, अभी हम देख रहे हैं इसकी इनकम्स ज्यादा है एज कंपेयर टू एक्सपेंसेस। इसका ओपनिंग स्टॉक 50 और परचेज 5.5 लाख, 5,60, 5,60,000। इसमें से अगर आप माइनस करते हो कितना बचेगा? ठीक है, तो ये जो 270 का बैलेंस बचा है गोयल जी के पास, इसे हम कहेंगे ग्रॉस प्रॉफिट। क्या कहेंगे? व्हाट वी विल नेम दिस? जीपी। प्यार से आप इसे जीपी। सो हमारा ये जो आंसर आया इसे क्या कहेंगे? ग्रॉस। अब देखिए, ऐसा भी हो सकता था कि गोयल जी के खर्चे ज्यादा हो जाते एज कंपेयर टू इनकम्स, क्वाइट पॉसिबल। इन दैट केस ये डिफरेंस यहां पे आता, ग्रॉस लॉस। अगर इसके खर्चे ज्यादा होते तो जो बैलेंस आता वो क्या कहलाता? बाय ग्रॉस। अब डिपेंड करता है इस सिचुएशन में प्रॉफिट है गोयल जी का। ठीक है, सो कहने का ये मतलब है कि या तो जीपी होगा या जीएल होगा, दोनों पॉसिबिलिटी नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता किसी ट्रेडिंग अकाउंट में जीपी भी था और जीएल भी था। हो सकता है क्या? नॉट पॉसिबल। सो फिलहाल हम जीपी लेके चलते हैं। आई इरेज दिस। गोयल जी बोलेंगे मेरे बिजनेस में लॉस क्यों करवा रहे भाई? पीटेगी? नहीं नहीं, आपको आता है। यू पुट योर हेड डाउन, यू हैव ऑलरेडी टॉट। ओके, इतनी बात समझ में आ गई बच्चों? ट्रेडिंग अकाउंट में कोई दिक्कत है? हाँ बोलो ना, समझ आ रहा है ना? आप कंफर्टेबल हो? न्यू ज्वाइनिंग, मैम को पढ़ाना आता है? आता ही है। अरे कस्टमर फीडबैक बहुत जरूरी है, समझते नहीं। किसी भी बिजनेस की सक्सेस के लिए कस्टमर फीडबैक इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो मूविंग टू नेक्स्ट स्टेज। आपका ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। अब देखो, हमने कपड़े का बिजनेस लिया है ना एग्जाम्पल में, गोयल जी का कपड़ों का बिजनेस है। मे बी ही इज डीलिंग इन जस्ट डेनिम, डेनिम में डील करता है। अब मुझे बताओ कि इस ट्रेडिंग अकाउंट में हमने क्या क्या खर्चा लिखा बिजनेस का? खाली परचेज और डायरेक्ट एक्सपेंस। क्या गोयल जी के बिजनेस में और कोई खर्चा नहीं है? बहुत होता है। गोयल जी गिनाना जरा क्या क्या खर्चे हैं आपके बिजनेस में। और परचेज और इसके अलावा अभी फिलहाल आपके पास 270 का प्रॉफिट है, इसमें से अभी और क्या क्या खर्चे आपने पे करने हैं? आप अपने पर्सपेक्टिव से बताओ कि अगर आपकी कपड़े का दुकान है, आपका एक सबसे मोटा खर्चा है परचेज, क्योंकि कपड़ा खरीदोगे तो बेचोगे, लॉजिकल। और ये डायरेक्ट एक्सपेंस इससे डायरेक्टली जुड़े हैं परचेज से। अब आप मुझे बताओ, कपड़े की दुकान में कपड़ा खरीदने के अलावा और क्या क्या खर्चे होते हैं? स्टाफ सैलरीज, वेरी गुड। कपड़ा ये खुद थोड़ी दिखाएगा, ये तो मालिक बन के तो काउंटर पे बैठेगा ना, ये जस्ट कैश काउंट करेगा, ये है ना। सैलरी पे करोगे, कितनी सैलरी दोगे? 50,000। ठीक है, आगे चलो। रेंट, हो सकता है इसकी दुकान जो है वो रेंटेड हो, क्वाइट पॉसिबल। वैसे ये रईस पार्टी है, कहाँ रेंट होगा? ठीक है, अरे एक एग्जाम्पल, मजाक कर रही है क्या? बिल? हाँ तो ऐसा बोलना, बिल बिल कर रही है। यानी इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा होगा, मान लो 10,000 रुपए। और भाई मिसलेनियस पे लास्ट में जाना, पहले गिनवा तो सही। स्टेशनरी का खर्चा हो रहा है, यानी प्रिंटिंग स्टेशनरी, ये बिल प्रिंट करके देता होगा तो पेपर लगता होगा, प्रिंटिंग की कॉस्ट आती। ठीक है, स्टेशनरी। डेप्रिसिएशन, इसके जो एसेट्स लगे हुए हैं वो डेप्रिशिएट हो रहे हैं, परफेक्ट। व्हाट एल्स? एडवर्टाइजमेंट, परफेक्ट आंसर। ये अपने बिजनेस का एडवर्टाइजमेंट करता होगा, लोगों को पता तो चले कपड़े की दुकान है, तभी तो लोग आएंगे। ठीक है, व्हाट एल्स? पैकेजिंग, वेरी गुड। पैकिंग एक्सपेंसेस। टेलीफोन बिल्स, हाँ कर सकते हो आप, चैरिटी कर सकते हो, बट अभी चैरिटी को छोड़ दो एक बार, आप अपने बिजनेस की बात करो। इंश्योरेंस, हाँ इसने अपनी दुकान में रखे हुए माल का इंश्योरेंस कराया हो सकता है, जिसका प्रीमियम ये पे कर रहे हैं। ठीक है, और सैलरी हो गई। रेंट, मैंने रेंटेड क्यों लिख दिया? टेलीफोन रह गया, हाँ टेलीफोन का खर्चा होगा जरूर। टेलीफोन एक्सपेंसेस डाल दो 2,000 रुपए के। और क्या खर्चा होगा गोयल जी आपकी दुकान में?
मेंटेनेंस सफाई, रिपेयर मेंटेनेंस, क्लीनिंग चार्जेस, रोज सफाई वाली आती होगी दुकान साफ करने, ठीक है। रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस में हम डाल देते हैं 3,000 रुपए। और क्या खर्चा होगा आपके बिजनेस में? हो सकता है आपने कोई लोन्स ले रखे हो, ट्रांसपोर्टेशन यानी कन्वेयंस, ठीक है, कन्वेयंस हो सकती है। और अभी मैंने एक एग्जांपल बोला था ना, इंटरेस्ट ऑन लोन्स, अगर आपने अपने बिजनेस के लिए कोई लोन ले रखा है तो उसका इंटरेस्ट हो सकता है, से यस, क्वाइट पॉसिबल। मिसलेनियस, स्टाफ वेलफेयर, है ना, ठीक है। तो और कोई इनकम्स आपके बिजनेस में, जैसे कहीं से हो सकता है आपने कोई इन्वेस्टमेंट्स कर रखी हो, डिविडेंड आ रहा हो, है ना, कोई कमीशन मिला हो कहीं से किसी डील पे। हाँ हो सकता है, लिख सकते हैं, जो भी आपको याद आ रहा है आप बताते जाओ। हाँ तो बेटा जी ये और सारे इनडायरेक्ट है, आई एम कमिंग टू दैट पॉइंट, ठीक है। ये दो इनकम्स लिख दी। अब हमें कैलकुलेट करना है गोयल जी के बिजनेस का फाइनल प्रॉफिट, है ना। अभी इसके जो ट्रेड एक्टिविटी से प्रॉफिट आया था वो कितना था? 270,000। अब 270 के बाद इसने और क्या इनकम्स अर्न करी? दिस, सो कमीशन लिखा है। अब इसका जो इधर क्रेडिट साइड का टोटल हो रहा है वो कितना हो रहा है? 270 और 278। अब इसमें से ये सारे खर्चे माइनस करना बच्चों, और मुझे बताओ कि गोयल जी के पास फाइनली क्या प्रॉफिट बच रहा है क्विकली। 278 में से आप ये सारे खर्चे माइनस कर दो, 50, 40, 90, 1 लाख, 1, 5, 1, 11, 1, 16, 1, 18, 1, 21, 1, 23, 1, 26, 1, 29,800 का खर्चा। वाह व्हाट स्पीड। ठीक है चलो मैंने ही कर दिया, छोड़ दो। 148,200 आ रहा, 148,200। बच्चे इसे क्या कहेंगे? ये तो था जीपी, ये है एनपी, नेट प्रॉफिट। क्या बोलेंगे? नेट प्रॉफिट है ये बिजनेस का, कि भाई मैंने अपने बिजनेस से ओवरऑल ये पैसे कमाए। इतनी बात समझ में आई? कोई शक, कोई शंका, कोई दिक्कत? 2 मिनट में बिजनेस का प्रॉफिट आ गया, इतना इजी। एक्चुअली बहुत इजी है, अगर पढ़ाने वाला अच्छा हो और पढ़ने वाला सिंसियर हो तो चैप्टर पूरा अकाउंट्स इजी है। बच्चों इतनी बात समझ में आई? अब ध्यान से सुनो कि आपने इधर कवर किए थे डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस का मतलब है वो खर्चे जो डायरेक्टली परचेज या प्रोडक्शन से जुड़े हैं। अब ये जो आपने इतने सारे खर्चे लिखे इसे बोलते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। क्या बोलते हैं? और ये दो जो आपने लिखी ये इनडायरेक्ट इनकम्स है, क्योंकि डायरेक्ट इनकम तो हमारी बिल्कुल सेल होती है जिसमें हम डील कर रहे होते हैं, है ना। तो ये दो हमारी इनडायरेक्ट इनकम्स हमने ऐड कर दी और फिर सारे इनडायरेक्ट खर्चे माइनस कर दिए और फाइनली जो गोयल जी के पास बचा उसे क्या कहा? कोई दिक्कत है? तीसरा होता है बैलेंस शीट, उसे अभी पूरा नहीं बता रही, अभी चुपचाप बैठा, अभी बहुत टाइम है। ये हमारी बैलेंस शीट है बच्चों। अकाउंटिंग इक्वेशन चैप्टर पढ़ा था, अकाउंटिंग इक्वेशन का दूसरा नाम क्या होता है? बैलेंस शीट इक्वेशन, है ना, थ्योरी पढ़ी थी। अकाउंटिंग इक्वेशन इज आल्सो कॉल्ड अ बैलेंस शीट इक्वेशन। बैलेंस शीट कुछ इस तरीके से बनती है जिसकी ये एसेट साइड होती है और ये, और इन दोनों का टोटल हमेशा क्या होता है? सेम, A is equal to C plus L. This is nothing but बैलेंस शीट। कितनी कमाल की बात है कि आप लोगों ने अकाउंट्स सीखे बिना बैलेंस शीट बनाना सीख लिया था। आपको जब डेबिट क्रेडिट भी नहीं पता था, यू आर प्रिपेयरिंग दिस डायरेक्टली। सी हाउ स्मार्ट यू आर, है ना, बॉर्न स्मार्ट पीपल, वाह। सो यहाँ पे हमारे एसेट्स होते हैं, यहाँ पे दो चीजें होती है, कैपिटल एंड कैपिटल। लायबिलिटी में क्यों लिखा? एज पर विच कॉन्सेप्ट? परफेक्ट, अरे प्राउड ऑफ यू मेरे बच्चे, वेरी गुड। सो देखिए कैपिटल भी एक लायबिलिटी है बिजनेस के लिए। इंटरनल लायबिलिटी एंड एक्सटर्नल लायबिलिटी जैसी कोई चीज पढ़ी थी? देखिए अगर मान लीजिए ये मेरा बिजनेस है, मैंने यहाँ पे पैसे लगाए हैं, तो इस बिजनेस के लिए मेरा दिया हुआ पैसा क्या है? लायबिलिटी, इंटरनल लायबिलिटी, करेक्ट।
इतनी बात आपको समझ में आई? कोई दिक्कत है? अब आप मुझे बताओ कि ये जो नेट प्रॉफिट है ये किसका है? ऑब्वियसली बिलोंग्स टू गोयल जी, ओनर। सो ये कहां जाके प्लस हो जाएगा? कैपिटल में जाके प्लस हो जाएगा। नेट प्रॉफिट होगा तो कैपिटल में प्लस हो जाएगा, नेट लॉस होगा तो माइनस हो जाएगा। सिंपल है, सॉर्टेड है। अब ध्यान से सुनो, 4 शब्द लिखते हो। लेट मी सी हु विल एक्सप्लेन दिस 4 वर्ड्स। आई एम राइटिंग 4 वर्ड्स, ओके। फर्स्ट आई एम राइटिंग revenue receipts. Next I am writing revenue expenditures. Then I'll write capital receipts and then I'll write capital expenditures. Explain this 4 words and then I'll tell you why this is relevant here and why we are discussing. पहले इनका मतलब बताओ, चैप्टर नंबर 2 में बहुत डिटेल में पढ़ा है। ओके ओके, लेट मी राइट। यू आर सेइंग कि रेवेन्यू वर्ड जो है ये रिकरिंग को डिनोट करता है। सो समथिंग दैट इज रिकरिंग इन नेचर, रोजमर्रा के बिजनेस में जो होता है उसे हम रेवेन्यू रिसीट्स कहते हैं, और वैसे ही जो रोजमर्रा के बिजनेस में होता है उसे हम क्या कहते हैं? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। परफेक्ट आंसर। नॉन रिकरिंग नेचर होता है इसका। कैपिटल रिसीट्स, ठीक है। और कोई कुछ बताना चाहेगा? एक वर्ड मुझे मिला, नॉन रिकरिंग। इन चारों को एक्सप्लेन करना है, कौन कर सकता है? मिस भारद्वाज, आई एम एक्सपेक्टिंग आंसर फ्रॉम यू। मैं क्वेश्चन ये कह रही हूँ कि ये 4 शब्द समझा दो। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू रिसीट्स, कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल रिसीट्स। नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी से जो पैसे आते हैं, अगर मेरे बिजनेस की बात करूं तो आप लोगों से जो पैसे मिल रहे हैं फीस रूटीन में, वो मेरी रेवेन्यू रिसीट्स है। मेरे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स बताओ जो, अच्छा इस बिजनेस पे आ जाओ जो गोयल जी का बिजनेस था। डोंट यू थिंक ये सारे ही रिकरिंग एक्सपेंसेस है? अगर गोयल जी ये एक्सपेंसेस ना करें तो बिजनेस ठप हो जाएगा, चलेगा ही नहीं। ठीक है, वैसे ही मेरे बिजनेस का एग्जाम्पल लो। मेरे बिजनेस में रेवेन्यू रिसीट्स है जो आप लोग मुझे पैसे दे रहे हो, है ना। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स क्या है? यहाँ का रेंट, मेरी एम्प्लॉय की सैलरी, प्रिंटिंग स्टेशनरी, टेलीफोन का खर्चा, बिजली का खर्चा, मेड का खर्चा। तो यहाँ पे जो रूटीन में खर्चे हो रहे हैं वो क्या है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स। अब बताओ। कैपिटल रिसीट्स होती हैं अगर हम अपने किसी फिक्स्ड एसेट को बेच देते हैं तो जो पैसे आते हैं। आप मुझे एग्जाम्पल बता रहे हो, और एग्जाम्पल दे सकते हो? परफेक्ट, चलिए लेट मी एक्सप्लेन। अब और मैं ये भी बताऊंगी कि हम यहाँ क्यों डिस्कस कर रहे हैं। देन वी विल वाइंड अप दिस क्लास आफ्टर दिस। ओके, छुट्टू थकी हुई है आज जब से कह रही है। ओके, सो रेवेन्यू रिसीट्स वो होती है जो हम डेली बेसिस पे अर्न करते हैं, है ना। रोजमर्रा के बिजनेस से अर्न करते हैं। जैसे गोयल जी की कपड़े की दुकान है तो ये रोज कपड़ा बेचते हैं, रोज पैसा आता है ना, रिकरिंग, इट हैपेंस अगेन एंड अगेन। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होते हैं? जो रोजमर्रा के बिजनेस को चलाने के लिए खर्चे होते हैं, डेली बेसिस में यू हैव टू स्पेंड। आप सोचो अगर मैं यहाँ का रेंट ना दूं मेरा बिजनेस बंद हो जाएगा, ओनर भगा देगा मेरे को। हाँ, अगर मैं यहाँ की एम्प्लॉय की सैलरी नहीं दूं तो एम्प्लॉय भाग जाएगा, बोलेगा रखो अपनी नौकरी अपने पास, मैं जा रहा हूँ, है ना। नहीं, आई कम टू दैट। मेरी बात समझ में आई इतनी? अगर मैं यहाँ का बिजली का बिल ना पे करूँ तो लाइट चली जाएगी, कैसे पढ़ाएंगे, है ना। यहाँ सफाई ना हो, मेड ना लगाए, आप लोग को आना अच्छा लगेगा? नहीं। सो कहने का मतलब ये प्रिंटिंग स्टेशनरी की कॉस्ट हो गई, आप लोगों को नोट्स देते हैं, बुक्स प्रिंट करते हैं, उनका खर्चा है। सो अगर मैं ये खर्चे ना करूं तो मेरा बिजनेस बंद हो जाएगा। से यस, करने पड़ेंगे ना बच्चे ये खर्चे तो मुझे। अगर मान लो गोयल जी अपनी दुकान में कोई स्टाफ ही ना रखे तो क्या बिजनेस चलेगा? अगर ये वहां पे सफाइयां ही ना करवाए, धूल चढ़ रही है कपड़ों पे, बिकेगा सामान? नहीं। सो कैन आई से अगर ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं होगा तो बिजनेस ठप हो जाएगा।
So can I say revenue expenditures are those which maintain your earning capacity? As in, if you not incur this, you will lose your earning capacity. Say yes, na. Okay, so I'll write maintain earning capacity. Yes, perfect. अब आ जाओ कैपिटल रिसीट और कैपिटल एक्सपेंडिचर पे. सो ये हमारे नॉन रिकरिंग होते हैं, यानी अगर ऐसे कोई सोर्स से पैसा आ रहा है बिजनेस में जो रोज रोज नहीं होता. एक एग्जांपल तो सौम्या ने दिया कि मैम अपने कोई अपना पुराना फिक्स्ड एसेट बेच दिया, कैपिटल रिसीट है ना. आपने बैंक से लोन लिया, कैपिटल रिसीट है. आपने किसी और से लोन लिया, कैपिटल रिसीट है. वैसे ही कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होते हैं? एसेट्स. यस, इट इज द रिसीट. पैसा आया ना बिजनेस में. मान लो मैंने तेरे से 10 लाख रुपए का लोन ले लिया, मेरे बिजनेस में पैसे आए ना, पर क्या मैं रोज रोज लोन लेने जाती हूँ कहीं? नो. सो कैपिटल एक्सपेंडिचर्स क्या होते हैं? वो खर्चे जो हमारी अर्निंग कैपेसिटी को इंक्रीज करते हैं. इंक्रीज द अर्निंग कैपेसिटी. ध्यान से समझो मेरी इस बात को. मैं अपने बिजनेस का एग्जांपल, छोटा सा एग्जांपल लेके बताती हूँ, नॉट टॉकिंग वेरी बिग, सो दैट यू विल बी एबल टू कोरिलेट. जब मैंने बिजनेस शुरू किया ना बच्चों, मेरे पास सिर्फ ये एक बोर्ड था. फ्रैंकली स्पीकिंग, आई स्टार्टेड माय बिजनेस विद दिस 1500 रुपीज का व्हाइट बोर्ड जो आज भी यहाँ है, ठीक है. एंड आई हैड 3 चेयर्स, ओनली 3 चेयर्स आई स्टार्टेड विद. 300 या 500 रुपए की एक कुर्सी आई थी. मैंने कितना इन्वेस्टमेंट किया? 1500 रुपए का बोर्ड, 1500 रुपए की कुर्सी, और बाहर जो ऑफिस में आप फर्नीचर देख रहे हैं, चेयर टेबल तो रखे थे कि कोई इंक्वायरी के लिए आए. सो धीरे धीरे आई अपग्रेडेड माई सेल्फ. 2 साल बिजनेस करने के बाद मैंने एसी भी लगाया, चेयर्स बढ़ाई. आप जो पुराने बच्चे हैं उनको पता होगा कि ये पैनल हमने लास्ट ईयर ही लिया है. उससे पहले हमारे पास स्मार्ट टीवी था, वो खरीदा. सो जैसे जैसे हम कैपिटल एक्सपेंडिचर इनकर करते हैं, हम अपनी अर्निंग कैपेसिटी को बढ़ाते जाते हैं, है ना. अभी आप सोचो, एक टीचर है जो इस बोर्ड पे पढ़ा रहा है, दूसरा टीचर है जिसके पास रिकॉर्डिंग्स है, कैमरा है, सब कुछ है, तो आप किसके पास जाना प्रेफर करोगे? बढ़ गई ना अर्निंग कैपेसिटी अपने आप. आप सोचो मेरे पास अभी अगर 20 चेयर्स है, मैंने 10 चेयर और खरीद ली, 10 चेयर 10 बच्चे और बिठाने की जगह हो गई. हो गया ना अर्निंग कैपेसिटी बढ़ना. सो जब भी हम कैपिटल एक्सपेंडिचर करते हैं, किस लिए करते हैं? टू इंक्रीज आवर अर्निंग कैपेसिटी. से यस. कोई शक, कोई शंका, कोई दिक्कत, समस्या? एक लाइन में लिखती हूँ, अगर आपको समझ आए तो बताना. बेटा लेकिन वो रिकरिंग होता है. ओके, सो आई राइट 1 लाइन, अगर आपको समझ आए तो बताना. कैपिटल रिसीट्स विल either decrease your assets or it will increase your liability. Can anybody explain this line? Yes, please. I would love to. बाबू, we are talking about capital receipts. जो हमारे बिजनेस में नॉन रिकरिंग पैसे आते हैं, जो कभी कभी आते हैं, तो उसके लिए बोला है कि वो तब आएंगे या तो तुम्हारा एसेट घट जाए, यानी तुमने कोई पुराना एसेट बेचा होगा, एसेट जो अभी आपने एग्जांपल दिया था, या फिर तुम्हारी लायबिलिटी बढ़ जाए, लोन्स, मोर कैपिटल इन्वेस्टेड, है ना. तो जब भी कैपिटल रिसीट होगी, इन दोनों में से एक सिचुएशन जरूर होगी. से यस. हाँ बोलो ना. अब मैम ये क्यों कहानी गा रहे हो? ट्रेडिंग पीएनएल बैलेंस शीट पढ़ा रहे थे. सोल प्रोप्राइटर के लिए होता, ठीक है. दैट्स व्हाई आई मेंशन ना, इफ यू आर अ कंपनी, दैट्स व्हाट आई सेड. बच्चों अब सवाल उठता है कि मैम आप ट्रेडिंग पीएनएल बैलेंस शीट पढ़ा रहे थे अच्छा खासा, क्यों ये 4 कहानी गाने लग गए? हाँ, कैपिटल एक्सपेंडिचर हमारे फिक्स्ड एसेट्स होते हैं जिनसे हमारी अर्निंग कैपेसिटी बढ़ जाए. सॉर्टेड. हाँ, फिक्स्ड एसेट्स, करेक्ट. कैपिटल एक्सपेंडिचर इज प्योरली रिलेटेड टू बाइंग एसेट्स. सवाल उठता है मैम व्हाई यू आर एक्सप्लेनिंग दिस 4 words. So coming back to that why ma'am is explaining this 4 words. See, your trading and PNL is
प्योरली बेस्ड ऑन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स एंड रेवेन्यू इनकम्स. जस्ट सी पीएनएल में देखो, क्रेडिट साइड में चाहे ट्रेडिंग को देख लो चाहे पीएनएल को देख लो, क्रेडिट साइड में आपको रेवेन्यू इनकम्स, रेवेन्यू रिसीट्स मिलेंगी, चेक करो. और डेबिट में देखो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है. इन दोनों अकाउंट्स को चेक कर लो आप. ये लो, आपका ट्रेडिंग एंड पीएनएल इज प्योरली रेवेन्यू नेचर. कुछ दिख रहा है इसमें कैपिटल नेचर का? परचेज रोजमर्रा में होती है, सेल रोज होती है, सैलरी, रेंट. डेप्री रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्यों हुआ? कोई आंसर करना चाहेगा मिस गिरधर का ये क्वेश्चन? नॉन कैश नहीं, वो पूछ रही है रेवेन्यू कैसे हुआ. आपके कैपिटल एसेट्स की वैल्यू कम हो रही है, वो रेवेन्यू कैसे हुआ? क्योंकि वो डेली बेसिस पे घट रही है. डेली बेसिस पे उसकी वैल्यू कम हो रही है, आप उसे बिजनेस में यूज कर रहे हो, उसकी वैल्यू हर साल घटती जा रही है. गेटिंग माय पॉइंट बच्चे? सी आते हैं. आई गॉट व्हाट यू आर थिंकिंग. मान ले इस पैनल की कॉस्ट तेरी 1.5 लाख रुपए. एक अजम्पशन लेके ये पैनल 10 साल चलेगा, है ना? 10 साल तो चलना चाहिए, इतने पैसे लगाए. एक साल की कितनी कॉस्ट पड़ी हमें? 15,000 पड़ी ना. जब हमने ये पैनल खरीदा, क्या हमने ये बोला 1.5 लाख का खर्चा हो गया? डिड आई से दैट? आई स्पेंडेड 1,50,000 एक्सपेंस, और आई सेड आई इन्वेस्टेड 1,50,000. देयर आर टू वर्ड्स. First is I spended and another one is I invested. So the day I bought this, I said I did an investment of 150, which will help me for coming 10 years. So on an average, एक year की cost कितनी हो गई? 15,000. Every year this will reduce by 15,000. So it is revenue, recurring. It's a depreciation chapter की theory याद है? It's a gradual and continuous loss for the business at the year end. हाँ, नहीं सुनो, पहली चीज तो जो कैपिटल नेचर होता है ना बच्चे, वो मोर देन 1 ईयर के बेनिफिट देता है आपको. आप समझो आज आपने ये पैनल खरीदा, क्या ये आज ही खत्म हो गया? एक साल में खत्म हो गया? नहीं. बट डेप्रिसिएशन इज रिलेटेड टू वन पर्टिकुलर ईयर. आप कह रहे हो कि ये जो मैंने कैपिटल एसेट खरीदा था जो 10 साल चलने वाला है, उसमें से इतना पोर्शन इस साल कंज्यूम हो गया. अब समझ में आया आपको? ओके. सो अगर बच्चे आप ट्रेडिंग पीएनएल देखेंगे, ये प्योरली रेवेन्यू है. क्रेडिट साइड पे रेवेन्यू रिसीट्स है और डेबिट साइड पे क्या है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स. और बैलेंस शीट आपकी प्योरली कैपिटल रिसीट्स और कैपिटल एक्सपेंडिचर्स पे बेस्ड है. बट मैं ये नहीं बोलूंगी कि इसका ये साइड रिसीट है, ये साइड एक्सपेंस है. क्यों? क्योंकि अभी मैंने एक लाइन लिखी थी कि कैपिटल रिसीट या तो आपके एसेट को घटा भी सकती है, लायबिलिटी को बढ़ा भी सकती है. सो लेकिन मेरा ये कहना है कि बैलेंस शीट जो है ये प्योरली कैपिटल नेचर ट्रांजैक्शंस पे बेस्ड है. से यस, कोई दिक्कत है बच्चों? कोई दिक्कत है तो बताओ, अदरवाइज आई विल टेक योर 5 more minutes एंड देन वी विल लीव. फिक्स्ड एसेट्स को रिपेयर कराते हैं तो वो कैपिटल है या रेवेन्यू? एनीबॉडी वुड लाइक टू आंसर हर क्वेश्चन. फिक्स्ड एसेट्स को अगर रिपेयर करवाया तो रेवेन्यू है या रेवेन्यू है? फिक्स्ड एसेट्स नीड डेली रिपेयर एंड मेंटेनेंस, वन थिंग. बट एक यहाँ पे मैं ऐड करना चाहूंगी, अगर आपने कोई बहुत बड़ा रिपेयर का खर्चा कर दिया जिससे उस एसेट की लाइफ बढ़ गई, फॉर एग्जाम्पल तेरी गाड़ी थी, वो रोज रोज खराब हो रही थी, तुमने उठा के उसका इंजन चेंज कर दिया, दिस इज नॉट रेवेन्यू. लेकिन तुम रोज रोज सर्विस करवा रहे हो, वो रेवेन्यू है. जैसे ही आपने उस गाड़ी का इंजन चेंज किया, उसकी लाइफ बढ़ गई. तो अगर कोई ऐसा मोटा रिपेयर का खर्चा कर दिया जिसने उस एसेट की लाइफ या कैपेसिटी को बढ़ा दिया, इट इज कैपिटल, अदरवाइज इट इज रेवेन्यू. समझ में आया? सॉर्टेड. नाउ बैलेंस शीट का बच्चे मैंने आपको पूरा फॉर्मेट नहीं दिया, इसे हम लास्ट मतलब नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे. अभी हम यहाँ पे वाइंड अप करते हैं, आप लोगों के लिए ज्यादा हो जाएगा. बट ओवरऑल आपको समझ में आ गया कि क्या ट्रेडिंग है, क्या पीएनएल है, क्या बैलेंस शीट है. आपको ये भी समझ में आ गया कि हमारा ट्रेडिंग पीएनएल जो है वो परफॉर्मेंस मेजर करता है, बैलेंस शीट पोजीशन मेजर करती है. आपको ये भी समझ आ गया कि ट्रेडिंग और पीएनएल दोनों रेवेन्यू नेचर है और बैलेंस शीट क्या है? कैपिटल नेचर. आई
एज इन इसमें सारे कैपिटल नेचर के ट्रांजैक्शंस होते हैं ना। अरे मेरा बच्चा, तेरे यहाँ पे एसेट्स में नॉन करंट होते हैं और करंट होते हैं, से यस। एसेट्स हमारे नॉन करंट और करंट होते हैं, है ना। अब उसमें आप जब मशीन खरीदोगे तो मशीन बढ़ जाएगी, तो अल्टीमेटली ये बैलेंस बढ़ेगा। फर्नीचर खरीदा तो ये बैलेंस बढ़ गया। तो मेरा कहने का मतलब है कि ये कैपिटल नेचर की चीजों को लेके बनाई जाती है एसेट और लायबिलिटी को, ठीक है। नहीं, आई एक्सप्लेन, आई कम टू दैट। लेकिन फिलहाल मेरा ये कहना है कि यहाँ पे आपकी सारी कैपिटल नेचर की चीजें इम्पैक्ट करती है। समझ में आ रहा है? जो डेली नहीं होता, नॉट हैपनिंग ऑन द डेली बेसिस। अब आप जो कह रहे हो कि मैम यहाँ पे मेरे वो भी तो आते हैं, करंट एसेट्स भी तो आते हैं, है ना, जैसे डेटर्स हो गए, कैश बैलेंसेस हो गए। अब वो बच्चे हम यहाँ पे क्यों लिखते हैं? हमारा ईयर एंड हो गया, है ना, आपको डेटर्स से पैसे लेने हैं। मान लो 31 मार्च आ गया और आपने इन सब को उधार पे माल बेच रखा है, तो अगले साल पैसे तो लोगे, हो गया ना आपका एसेट। अगर आपके कोई बिल्स रिसीवेबल है, रिकवर तो करोगे, आपके बिजनेस में स्टॉक बचा हुआ है। सी, कैपिटल हम क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो हमें एक साल से अभी आगे कवर करने, लॉन्ग टर्म है वो, नेक्स्ट ईयर भी कैरी फॉरवर्ड हो रहे हैं ना, एक साल के साथ खत्म नहीं हो रहे। हाँ, तो यहाँ पे जो आप चीजें देख रहे हो ट्रेडिंग और पीएनएल में, वो एक साल के साथ खत्म हो गई। अब इन चीजों का अगले साल से कोई लेना देना नहीं है, दे आर टोटली, आप एक साल के साथ वाइंड अप कर देते हो। आप समझो कि ये वाली मेरी बैच है, पिछले साल मैंने क्या कमाया, क्या सैलरी पे की, क्या मेरे खर्चे हुए, क्या इस साल से कोई रेलेवेंस है? नहीं। लेकिन जो मेरे पिछले साल डेटर थे, क्या मैंने उनको पैसे के लिए फोन नहीं किया? जो मेरा कैश बैलेंस था, क्या मैंने उठा के फेंक दिया? नहीं, स्टॉक तो मेरे पास है नहीं, आई एम अ सर्विस प्रोवाइडर। सो कहने का ये मतलब है कि जो चीजें हमारे, हाँ शॉर्ट में बताऊं तो जो चीजें आपके बिजनेस में आगे कैरी फॉरवर्ड होने वाली है, दे आर द पार्ट ऑफ बैलेंस शीट, ठीक है। यानी एक साल खत्म होने के बाद जो चीजें आप अगले साल को कैरी फॉरवर्ड करोगे, वो सारी चीजें बैलेंस शीट में होती हैं, और जो एक साल के साथ खत्म हो जाती है वो ट्रेडिंग और पीएनएल में होती है। सॉर्टेड? कोई शक, कोई शंका, कोई दिक्कत, कोई समस्या तो बताओ। Otherwise, we are meeting on Thursday with a balance sheet detailed, and then we'll proceed to questions. समझ में आया ठाकरान जी? अभी बैठो, अभी बैठो। हाँ हाँ, दोबारा रिपीट करूँ, ये वाली कैपिटल रिसीट्स विल आइदर डिक्रीज योर एसेट्स और इट विल इंक्रीज योर लायबिलिटी। देखो, कैपिटल रिसीट का मतलब होता है कभी कभी बिजनेस में जो पैसे आते हैं नॉन रिकरिंग। अब वो कह रहे हैं कि या तो तब पॉसिबल है जब आप अपने किसी एसेट को बेच दो, या वो तब पॉसिबल है जब आपने कोई और लायबिलिटी इनकर की हो, जैसे कहीं से लोन ले लिया। सो कैपिटल रिसीट कैन लीड टू बोथ, आइदर इट विल रिड्यूस योर एसेट्स और इट विल इंक्रीज योर लायबिलिटी, बोथ वे अराउंड इट इज अ कैपिटल रिसीट। सॉर्टेड? चलिए, थैंक यू, बाय बाय।